स्वागत है आपका कथा सागर में। आइए सुनते हैं कहानी नत का अंतिम भाग। भूखी प्यासी वह कभी स्कूल के हेडमास्टर के रेडियो से कान सटाकर बैठ जाती, कभी बिलक बिलक कर रोने लगती। हिंदी वह ठीक से समझ नहीं पाती थी और ठीक से न समझे जाने पर युद्ध के भयावने समाचार उसे और भी भयानक लगते। सास दिन भर बड़बड़ाती, कुलच्छनी रो रो कर अशकुन कर रही है। बहुत दिनों तक गुमान की कोई चिट्ठी नहीं आई और फिर एक दिन एक तार आया। कुमाऊं रेजिमेंट का गुमान सिंह दुश्मन की गोलियां झेलता हुआ आखिरी दम तक अपनी चौकी पर डटा रहा। अंत में जांग में गोला फटकर लगने से वह वीरगति को प्राप्त हुआ। जब उसकी सास और ननद छातियां पीट घायल हथिनी सी चिंगाड़ रही थीं, तब पुट्टी शांत प्रस्तर प्रतिमा सी आलूओं के ढेर पर बैठी थी। वही आलूओं का ढेर उसके प्रेम का ताजमहल था। उसी ढेर पर सौभाग्य ने उसका वरण किया था और आज वहीं वैधव्य का विस्तर उसे डस गया था। एक एक आलू के साथ सहस्र स्मृतियों लिपटी पड़ी थीं। आलूओं की मिट्टी पर गुमान ने जाने के एक दिन पहले अपना और पुट्टी का नाम अंगुली से लिख दिया था। नाम के उसी घेरे को पुट्टी एकटक देख रही थी। पुट्टी की माँ बिलखती आई पर पुट्टी को देखकर स्तब्ध रह गई। यह तो पुट्टी नहीं, जैसे स्वयं तिब्बत के मठाधीश बड़े लामा बैठे थे। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। स्थिर दृष्टि उठाकर उसने अपनी माँ को देखा। मेरी बच्ची मेरे साथ घर चलेगी? वह अपना चेहरा उसके पास सटाकर बोली। नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगी। आलूओं की ढेरी को ममता से देखकर पुट्टी ने मुंह फेर लिया। पुत्र की मृत्यु ने उसकी सास को जीती जागती तोप बना दिया। वह दिन रात आग उगलती, पर पुट्टी पत्थर बन गई थी। रोज रात को वह पति की वर्ती सूंघती, माथे से लगाती और फिर छाती से लगाकर आलूओं के ढेर पर लेट जाती। जिधर करवट बदलती उधर ही वर्दी को भी यत्न से लिटा देती और धुएं से काली छत को देखती रहती। एक दिन उसने सुना उसके ग्राम से 17 मील दूर की तहसील पर कमिश्नर साहब आए हुए हैं और गांव की स्त्रियों से सोना मांग रहे हैं। सोना जमा कर देश के लिए गोलियां खरीदी जाएंगी, बारूद आएगा और उसी गोला बारूद से चीनियों से लोहा लिया जाएगा। पर किसके पास होगा इतना सोना? पुट्टी ने सुना उसकी सास अपनी पुत्री को कह रही थी, हमारे दरिद्र गांव में तो 2 बेला 1 मूठ अन्न भी नहीं जुटता। मेरे पास तो 10 तोले की नथ है, पर क्यों दूं? इन्होंने ही तो मेरा बेटा छीन लिया। पुट्टी मन ही मन सास पर झुंझला उठी। इस बुढ़ापे में भी नथ का लोभ नहीं गया। उसकी आंखें सहसा अंधेरे कमरे में जुगनू सी चमकी। उसके हाथ स्वयं ही टटोल टटोल कर आलूओं के ढेर को हटाकर मिट्टी खोदने लगे। गांव की तहसील में बड़ी भीड़ थी। कमिश्नर साहब ने अपने बंद गले के अफसरी कोट के बटन खोलकर बड़ा जोशीला भाषण दिया। उसमें उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किस प्रकार उसकी पत्नी ने अपनी गले की चेन खोलकर स्वेच्छा से रक्षा कोष की झोली में डाल दी थी। सभा में एक अजीब सी स्तब्धता थी। तभी भीड़ को चीरकर एक एक तिब्बती किशोरी बढ़ गई। उसके फटे लबादे की बाहों से उसकी बताशे से सफ़ेद कुहनियाँ निकल आई थीं। तेजी से चलने के कारण वह अभी भी हाँफ रही थी। ललाट पर पसीने की बूंदें उसके चंपई रंग को और भी मनोहारी बना रही थीं। जल्दी से हाथ की खाकी पोटली को कमिश्नर की थैली में डालकर वह भीड़ में खो गई। न उसे अपनी उदारता की घोषणा करने का अवकाश था, न कोई कामना। कमिश्नर महिषी की पतली आधे तोले की चेन नई सोने की नथ की कुंडली के नीचे न जाने कहाँ खो गई। बातों के धनी कमिश्नर की 70 मूँछों को पुट्टी के आकस्मिक आगमन ने सहसा खींच कर नीचा कर दिया। अपनी पत्नी के सामान्य दान की ऊंची घोषणा का खोखलापन उन्हें स्वयं धिक्कार उठा। क्या वह पतली चेन उनकी पत्नी का एकमात्र आभूषण था? उनका 100 तोला सोना तो स्टेट बैंक के लॉकर से लाकर स्वयं उनकी माँ ने कहीं गाड़ दिया था। युद्ध के दिनों में भला बैंक में सोना कौन धरेगा बेटा? माँ ने कहा था। कांपते कंठ से उन्होंने भीड़ को सूचित कर दिया, एक अज्ञात महिला अभी अभी यह नथ दे गई है। भीड़ में वह जहाँ कहीं भी हो आकर इसकी रसीद ले जाएं। हाथ में पकड़कर उन्होंने नथ उठाकर भीड़ को दिखाई। तिल मिलाते रौद्र की प्रखर किरणों में नथ झकझक कर उठी। भीड़ से कोई भी महिला उठकर रसीद लेने नहीं आई।
केवल नथ ही चमक चमक कर पुट्टी के सात्विक दान की रसीद अपने सुनहले अक्षरों में स्वयं लिख गई। धन्यवाद।